Okay, good morning, 6th standard. So, chapter from social part, we have done civics, that is chapter 5 and 6, we have done it. That is the course for PT2. PT2 will be, I think, in the month of Jan. So, part of civics we have done it. Now, today we are going to start with history part. That is chapter 6, the early states. It is there on page number 44. So I have given you many messages to send the photos of the chapter, but you people are not interested in sending me the pictures. At the end of the time, if you'll ask for the question answers of the chapter, I'll be not sending it, because I think 5-6 times I'm just telling you people to kindly send the pictures of the chapters which you have completed. So chapter 6 from history part, today we are going to start. The name is the early states. So in the previous chapter, that is chapter number 5, Vedic period, we have talked about how the society was divided into different groups. किस तरीके जो society है वो 4 parts में divide की गई थी according to their work. Now in this chapter we are going to study about the states which were formed. उस वक्त जो states formed हो रहे थे, because बहुत सारे नाम जो states के थे पुराने, वो अब चेंज हो गए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बिहार को पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था, ना उसे अब हम बिहार बोलते हैं. उसी तरीके से अगर आप चेन्नई को देखेंगे, पहले उसको मद्रास बोलते थे, अब उसे चेन्नई बोलते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड द स्टेट्स of our India. So earlier times they were the names were different as compared to the names which we know now. That is यूपी, मध्य प्रदेश, इंदौर में जो जगह है पहले उसको उज्जैनी बोलते थे, बट ना उसका नाम अब इंदौर रखा गया है. तो देर आर डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट एरियाज अर्लियर. ओके, सॉरी, उज्जैन को उज्जैनी बोलते थे. ओके, पहले उसको उज्जैनी बोलते थे, फिर उसका नाम उज्जैन रखा गया. सो देयर इज अ मैप ऑन पेज नंबर 45, जिसमें हम डिफरेंट एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें से, दैट इज़ मगध. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये रहा पाटलिपुत्र, मगध, पाटलिपुत्र, अयोध्या, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, ये सारे हम इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक है द पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स एक देश के अंदर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है. फॉर एग्जांपल, एक देश को हम पूरी तरह से नहीं चला सकते. अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो एक राजा के लिए पूरे देश को चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है. तो उस देश को डिफरेंट एरियाज़ में बांटना इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम. सो हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं 600 BCE. हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं. इस पीरियड में सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आया था. बहुत सारे विलेजेस फॉर्म हुए थे. विलेजेस को हमने पुराने चैप्टर में ही पढ़ा था. विलेजेस को हम क्या बोलते हैं, विश, VISH, विश बोलते हैं. सो बहुत सारे विश मिला के, बहुत सारे गांव मिला के क्या बनता है, जनपद. ओके, बहुत सारे गांव मिला के क्या बनता है, जनपद. अब मैंने अच्छा, इट इज़ देयर इन 9th स्टैंडर्ड कि बहुत सारे छोटे छोटे से गाँव, अच्छा हमने सिविक्स में ही पढ़ा था, छोटे छोटे गांव को मिला के ब्लॉक्स बनता है, डिफरेंट ब्लॉक्स को मिला के क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट्स बनते. तो उसी तरह बहुत सारे गांव को मिला के क्या बन गया, जनपद. सो जनपद के जो हेड उसको हम कहते थे जनपति. जनपद के हेड को हम क्या बोलेंगे, जनपति. वापस रिपीट करना चाहूँगी, हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं 600 BCE, जहाँ पे एक गांव को कहते थे विश, और बहुत सारे गांव मिला को हम उसको क्या बोलते थे, जनपद. और जनपद का जो हेड है उसको हम कहते थे जनपति. सो धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत सारे जनपद बढ़ने लगे, ग्रीव होने लगे, ग्रोथ होने लगी, बहुत सारे गांव बढ़ने लगे, बहुत सारे गांव बढ़ने लगे. ओके, सो देखा गया कि बहुत सारे गांव हो गए, तो अब हम उनको क्या बोले. सो एक एरिया के बहुत सारे गांव को अब हम क्या बोलेंगे कि महाजनपद. ओके, जैसे
मऊ में बहुत सारे एरियाज़ हैं, तुमने उसका नाम क्या रख दिया, मऊ। मऊ में आपका दारनाका आ गया, मऊ में आपका तेलीखेड़ा आ गया, मऊ में आपका महू गाँव आ गया। ये सब किस एरियाज़ में आया, मऊ। सो महू में ये सारे छोटे छोटे क्या हैं, गांव हैं। अब नाउ महू हो गया, पीतमपुर हो गया, पीतमपुर तो आप छोड़ दो, अलग साइड में हो गया। महू हो गया, राऊ हो गया, राजेंद्र नगर हो गया। इन सारी बड़े बड़े जो जनपद है उनको मिला के क्या बन गया, इंदौर बन गया। सो इंदौर को हम क्या बोलेंगे, महाजनपद। तो इस तरीके से महाजनपद फॉर्म होने लगे। सो बाय 2000 BCE 200 BC तक बहुत सारे महाजनपद फॉर्म हो गए। महाजनपद मीन्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हो गए। डिस्ट्रिक्ट कितने फॉर्म हुए थे, 16 महाजनपद फॉर्म हो गए थे। कब तक, 200 BCE तक। जो 600 साल से हम बढ़े, 2 साल तक कितने जनपद, महाजनपद हो गए, 16 महाजनपद हो गए। ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनपद्स। ओके, 2 टाइप्स ऑफ महाजनपद्स। 2 महाजनपद इसलिए कहा गया था बिकॉज उस टाइम पे राजा रूल कर रहे होते थे। बहुत ही कम ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों के द्वारा राजा चुने जाते थे। ठीक है। जैसे जो राजा रूल कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो गई तो जो उसका बेटा है वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, लोगों ने क्या बनाना शुरू कर दिया, अपना लीडर्स इलेक्ट करना लग गया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो राजा के अंदर क्वालिटीज़ है वो उसके बेटे में भी होगी। ज़रूरी नहीं कि जो मैथमेटिशियन है उनका बेटा भी मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, मे बी वो सोशल में अच्छा हो। सो वी कैन नॉट से दैट। सो इसी तरीके से ऑन दैट बेसिस 2 टाइप्स ऑफ महाजनपद वर देयर। फर्स्ट महाजनपद वर मोनार्क, दैट इज़ मोनार्किल महाजनपद। मोनार्किल मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही राजा रूल करता है। दूसरी थी रिपब्लिकन महाजनपद। रिपब्लिकन मतलब, रिपब्लिक मतलब लोगों के द्वारा जो राजा इलेक्ट होता है उसे हम कहते हैं रिपब्लिकन महाजनपद। होप दिस 2 डेफिनेशन आर क्लियर टू यू पीपल। सो मोनार्किल महाजनपद मतलब राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा भी राजा, इस तरीके से राजा राजा बनते जाएंगे। अब रिपब्लिकन महाजनपद मतलब लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया राजा ही रूल करता था उस एरिया को। ठीक है। सो द शाक्याज एंड द लिच्छवीज वर द प्रोमिनेंट एंड द पावरफुल रिपब्लिकन महाजनपद ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पे दो महाजनपद जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो थे शाक्याज, ओके, एंड द लिच्छवीज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। In the Republican form of governance, the elected group of people formulated the policies by the majority decision system. जो रिपब्लिकन था वहाँ पे जो मेजॉरिटी चाहती थी वही काम किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ जैसे आपका फ्री पीरियड है, ओके, फ्री पीरियड में अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लेने आ गई, है ना, एंड आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे कुछ गेम्स चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ हेड डाउन करके बैठना चाहते हैं। सो आई विल आस्क कि कौन क्या करना चाहता है, तो जो मेजॉरिटी चाहती होगी आई विल बी डूइंग दैट। तो उसी तरीके से रिपब्लिकन महाजनपद में जो भी इलेक्ट होता था वो सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की सुनता था, जो मेजॉरिटी चाहती है वही डिसीजन लिया जाता था। ना ऑन पेज नंबर 45, फोर्टिफिकेशन। फोर्ट मतलब क्या होते हैं, बड़े बड़े से किले। ना फोर्टिफिकेशन क्यों होता था, जो महाजनपद थे, जो कैपिटल सिटीज़ एंड द पावर ऑफ अथॉरिटी, फोर्टिफिकेशन उस एरिया को किया जाता जो कैपिटल थी। महाजनपद की जो कैपिटल है वहाँ पे ऊंचे ऊंचे किले बनाए जाते थे। वो 2 चीज़ों के लिए, बहुत सारे रीजंस है बट बेसिकली वो इसलिए बताते थे। पहला तो पावर के लिए कि यस वी आर पावरफुल। सेकेंड, कभी वॉर की कंडीशन आ गई तो फोर्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, तो एज अ प्रोटेक्शन के लिए भी वो फोर्ट बनाए जाते थे। ओके, सो दीज वर मोस्टली वेल फोर्टिफाइड। द फोर्ट्स वर बिल्ड अराउंड द कैपिटल सिटी फॉर 2 रीजन्स। जो कैपिटल थी महाजनपद की, ओके, महाजनपद की जो कैपिटल थी वहाँ पे फोर्ट बनाए जाते थे, ऊंची ऊंची किले बनाए जाते थे 2 रीज़न से। पहला, पावर दिखाने के लिए कि यस वी आर वेरी पावरफुल एंड प्रॉस्परस, हमारे पास बहुत सारा धन है। सेकंड, सेफ्टी के लिए, ताकि वो अपने लोगों को सेव कर सके और वहाँ पे सिक्योरिटी बना सके। कहाँ पे, कैपिटल पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
आप देखेंगे, अगर आपने देखा हो रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका, अगर आपने मूवी देखी हो, है ना, कंगना रनावत की, तो आपने देखा होगा कि वो लोग जब लड़ाई थी तो वो अपने महल के अंदर ही थे और वो बहुत बड़े बड़े किले थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे जब वो फायर कर रहे थे तो वो क्या किले को तोड़ नहीं पा रहे थे, है ना। फिर उसके बाद बात की कहानी जो है, तो किले इसलिए बनाए जाते ताकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जो कि फोर्ट के अंदर हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई देयर वर कॉन्स्टेंट नीड टू एक्सपैंड द एरिया अंडर कंट्रोल। वो चाहते थे कि वो अपने जो नीड है, जो अपने एरियाज़ है उसको बढ़ाते रहें जिससे कि वो पावरफुल बने। So firstly, to capture more territory to cater to the increasing demand for the land to cultivate more food for growing population. वो लड़ते क्यों थे? Why they do the war? वो लड़ते क्यों थे? पहला, ताकि वो जिसको हराएं उसकी ज़मीन ले ले, ताकि उस ज़मीन पे वो क्रॉप्स उगा सके और जो उनकी पॉपुलेशन है, जो उनकी जनता है, उसको खाने के लिए खाना दे सके। ओके, एंड सेकेंड वॉज टू शो देयर माइट एंड पावर ऑफ अथॉरिटी अमंग द कंटेम्प्रेरी किंग्स एंड किंगडम ऑफ महाजनपद। और दूसरा ये रीज़न था ताकि वो सामने वाले राजा को ये बता सके कि येस वी आर वेरी पावरफुल एंड वी हैव अ पावर ऑफ अथॉरिटी। सो इसीलिए वो लड़ते थे ताकि उनके लैंड पे कैप्चर करके उनको दिखा सके दैट दे आर पावरफुल। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। दिस इज देयर ऑन पेज नंबर 46। एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ाना, टेरिटरीज मतलब अपना एरिया। जैसे कि ओके, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे क्लास में एक बच्चा है नमन। ओके, नाउ नमन न्यू एडमिशन आया। नमन ने कहा कि मैं लंच अकेला कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो नमन ने क्या किया, वो किसके पास गया, और क्लास में कौन कौन बच्चे हैं, वो गया आराध्या के पास, आराध्य ने, उसने बोला आराध्य मुझसे दोस्ती करोगे, तो आराध्य से उसने दोस्ती कर ली। फिर उसके बाद एक हो गया, तो उसने कहा कि यार मैं चाहता हूँ मेरी एक पूरी टीम हो ताकि मैं अच्छी तरीके से लंच कर सकूं और मेरे पास खेलने के लिए बहुत सारे लोग हों, शेयरिंग के लिए बहुत सारे लोग हों। फिर क्या किया नमन ने सोचा चलो मैं अब क्या करता हूँ, अपनी दोस्ती और लोगों से बढ़ाता हूँ। तो फिर उसने क्या किया, उसने कार्तिकेय से दोस्ती कर ली, फिर शाश्वत से दोस्ती कर ली। इस तरीके से वो उसने अपनी क्लास को छोड़ते, अपनी क्लास में भी कुछ लोगों को और बाकी सेक्शन से भी कुछ लोगों को लेकर अपना क्या बना दिया, पूरा एक बड़ा सा ग्रुप बना दिया। अब ऑब्वियसली जिसका बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोग उसमें जाना चाहते हैं। तो उसने ये ऐसा क्यों किया, ताकि उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हो और वो सबसे बातें कर सके और खाना भी सबके साथ शेयर कर सके। सो दैट इज़ वो जो किंग है वो अपना टेरिटरीज बढ़ाना चाहते थे, खाने के लिए नहीं, ज़मीन के लिए। क्योंकि जिन जिन को वो हराते जाएंगे उनकी ज़मीन लेते जाएंगे, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, उनका एम्पायर बहुत ही बड़ा होगा और वो पावरफुल बनते जाएंगे। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू की। पहला था अश्वमेध यज्ञ। ये आपने देखा भी होगा, जब लॉकडाउन था तो आपने रामायण देखा था, उसमें लॉर्ड रामा ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक हॉर्स को छोड़ दिया था। वो हॉर्स जहाँ जहाँ जिस एरिया में जाएगा वो एरिया राजा के अंडर में आता जाएगा, और जो चाहता है कि वो हॉर्स उनके एरिया में ना घुसे उसको राजा से लड़ना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका था, क्या था, किसी के एरिया अंडर में करने के लिए अश्वमेध यज्ञ। सो आई थिंक ये मैंने आपको बताया ही था, ये आपने लॉर्ड रामायण में देखा ही होगा। सो हॉर्स क्या करते थे, हॉर्स के आजू बाजू छोटी सी आर्मी भी चलती थी ताकि कोई भी हॉर्स रोके तो वो उससे युद्ध कर सके। अगर वो हार गया तो वो अपने और राजा को या फिर और लोगों को बुला के फिर लड़ेंगे। सो ये एक तरीका था क्या, अपनी टेरिटरी बढ़ाने का। कौन सा तरीका था, अश्वमेध यज्ञ। सो देयर आई एम जस्ट पुटिंग अ फुल स्टॉप on page number 46. So on Wednesday we are going to start with maintaining the armies, taxation and currency of growth and trade. So for the homework is that you have to send the pictures of different currencies that you are having. अगर आपके पास डिफरेंट एक एक रुपए के सिक्के अलग अलग तरीके हैं या फिर दूसरे देश की करेंसीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं। ओके, नाउ प्लीज़ क्लास गो थ्रू द बुक ऑल्सो। बुक पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी आएगा। सो आपकी जो बड़ी क्लास है उसमें आपको बहुत ही एक हेल्पफुल टूल की तरह ये इस्तेमाल होगा। सो प्लीज़ अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करें, साइड बाय साइड अपना कोर्स भी साथ में साथ बुक रीडिंग भी करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।